हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सिग्मा ई लर्निंग सेंटर। और आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ का एक और एप्लीकेशन। इस बार हम क्या केस अज्यूम करेंगे? इस बार हम एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल का केस अज्यूम करेंगे और उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की कोशिश करेंगे किसी पॉइंट पे। वो अंदर भी हो सकता है या बाहर भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं पहले थिन स्फेरिकल सेल होता क्या है। देखो बेटा, अगर आपके पास कोई स्फीयर है और आप जैसे आप कैनवास की बॉल से क्रिकेट खेलते हो या फिर स्टम्पर की बॉल से, तो आप देखो अगर उसको आप कट करोगे, ऊपर वाला हाफ आप कट कर दो ऐसे, और नीचे वाला हाफ आप अलग से कट कर दो, तो आपको कुछ ऐसा शेप मिलेगा और इसी को स्फेरिकल सेल कहते हैं। तो इसको थिन बोला गया है, मतलब इसकी विड्थ जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। उसको हम नेग्लेक्ट अज्यूम कर सकते हैं, बहुत हल्की सी है। ठीक है। अब मान लो कि इसका सेंटर ओ है और सेंटर से ये जो सेल जहां स्टार्ट हो रही है उसकी सेल की रेडियस क्या है? आर है। अब देखो, अब हम लोग आगे चल रहे हैं तो थोड़ा सा फोकस बना के रखना। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। एक बात बताओ बेटा, इस पे चार्ज हर जगह होगा? ऐसा तो है नहीं कि चार्ज एक जगह होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका हम सिग्मा अज्यूम कर सकते हैं। सिग्मा, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी हम सिग्मा अज्यूम कर सकते हैं। और सिग्मा होगा क्या? टोटल चार्ज ऑन द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। यानी कि ये सिग्मा क्या बता देगा? चार्ज पर यूनिट एरिया बता देगा ना। तो अब आपको ये पता है कि एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज है। तो अगर आपको टोटल चार्ज या चार्ज की वैल्यू पुट करनी होगी तो आप ये नहीं कर दोगे, पर यूनिट चार्ज कितना है इनटू टोटल एरिया कितना है, पर यूनिट एरिया चार्ज कितना है इनटू टोटल एरिया, तो निकल नहीं आएगा। तो एक चीज तो ये हो गई आपके पास। अब ये स्फेरिकल शेल है, तो इसका एरिया क्या होगा? बिल्कुल आराम से सोचो। स्फीयर का एरिया क्या होता है? सेम उसी तरीके से स्फेरिकल शेल का एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। और ये आर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो अभी के लिए तो ये बस थिन स्फेरिकल सेल आपको समझाने के लिए था। अब सपोज करो बेटा कि इसमें कलर चेंज कर लें दो। सपोज करो इसके हर पॉइंट पे चार्ज होगा ना, पॉजिटिव चार्ज हम अज्यूम कर रहे हैं, हर पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ऐसे ऐसे हर पॉइंट पे होगा। तो एक बात बताओ बेटा मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट से जनरेट होगी? हर पॉइंट से जनरेट होगी। यहां से भी जनरेट होगी, यहां से भी जनरेट होगी, यहां से भी जनरेट होगी, यहां से भी जनरेट होगी। मतलब हर पॉइंट से जनरेट होगी, यहां से भी जनरेट होगी, यहां से भी जनरेट होगी, यहां से भी जनरेट होगी। तो सिमेट्री से आपको क्या मिल गया कि गॉसियन सरफेस इसकी कैसी रहेगी? ये तो वही बात हो गई ना कि ये स्फीयर है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में निकल रही है 360 डिग्री में। तो इसको कवर करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक इससे बड़ा स्फीयर क्लोज्ड। तो हमारी गॉसियन सरफेस कैसी हो जाएगी? एक खुद स्फीयर रहेगा ना, इटसेल्फ स्फीयर रहेगी। गॉसियन सरफेस कैसी रहेगी? एक स्फीयर रहेगी हैविंग अ रेडियस आर। अब चलो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसको ऑफिशियली जो फॉर्मली होता है उस तरीके से करना शुरू करते हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक समझा दिए कि कैसे होगा। देखो बेटा, अब आप सपोज करो कि जो थिन स्फेरिकल सेल है इसका सेंटर क्या है? इसका सेंटर है ओ। ओके। इसकी रेडियस क्या है? रेडियस, रेडियस कैपिटल आर। ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है, बट एक बात जान लो कि जब भी किसी चीज को कांस्टेंट दिखाना होता है, जैसे रेडियस है या कुछ, तो इन जनरल हम कैपिटल में लिख देते हैं। अगर अब देखो यहाँ पे आर और स्मॉल आर है, तो मैं इस डिस्टेंस को भी कैपिटल आर लिख सकता था, लेकिन मैंने इसको क्यों लिखा? क्योंकि जो स्फेयर की रेडियस है, जो स्फेरिकल सेल है, इसकी रेडियस जो है वो तो कांस्टेंट रहने वाली है, तो इसलिए मैंने इसको आर रख दिया। ऐसा कोई नॉर्म नहीं है, कई जगह पे ये खुद वेरिएबल होता है, बट इन जनरल अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप अपने दिमाग से अज्यूम कर सकते हो। तो एक बात बताओ, तो हमने जो गॉसियन सरफेस बनाई थी उसकी रेडियस आर है। इसकी रेडियस वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? ये पॉइंट पी जरूरी थोड़ा ना है कि यहाँ हो, ये पॉइंट पी यहाँ भी हो सकता है, ये पॉइंट पी और डिस्टेंस पे हो सकता है, ये पॉइंट पी और डिस्टेंस पे हो सकता है। तो इसलिए हमने गॉसियन सरफेस की रेडियस क्या मान ली है? आर। अब एक बात बताओ, इसकी रेडियस आर है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ थिन स्फीयर क्या हो जाएगा? थिन स्फीयर, एरिया ऑफ
थिन स्फीयर क्या हो जाएगा, 4 पाई r² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। अब बेटा इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तो मेजरमेंट है ये। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकल रही है, ये पहला केस है जब आपका जो सरफेस है गॉसियन सरफेस, उसकी रेडियस आपके थिन स्फेरिकल सेल की रेडियस से बड़ी है, क्योंकि हमने जो पॉइंट कंसीडर किया है वो स्फेरिकल सेल के बाहर कंसीडर किया है। तभी मैंने बोला ना पी यहां भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है। मतलब अभी हम आउटसाइड कंसीडर कर रहे हैं, इसीलिए क्या है, जो थिन स्फेरिकल सेल है उसकी रेडियस हमेशा गॉसियन सरफेस की रेडियस से छोटी रहेगी, यानी कि जो गॉसियन सरफेस की रेडियस है वो थिन स्फेरिकल सेल की रेडियस से बड़ी रहेगी। दैट मीन्स कि वो कंटेन कर रही है थिन स्फेरिकल सेल को। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? और आपको पता है सर चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन ए, इफ क्यू इज टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। कौन सी बॉडी है ये बॉडी पे अगर टोटल चार्ज क्यू है, जो पूरा फैला हुआ है, ये टोटल चार्ज अगर क्यू है, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई r² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। अब आप देखो ये तो एक केस हो गया, और दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस देख लो। ऐसा भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज है तो सिर्फ इधर ही थोड़े ना जाएंगी, जाएंगी तो अंदर भी, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज से 360 डिग्री डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड्स रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं, तो ये अंदर भी जाएंगी। तो अगर ये अंदर जा रही है तो इनको कंटेन कौन करेगा, फिर से एक गॉसियन सरफेस, क्योंकि सिमेट्री होगी ना, हर पॉइंट से जाएंगी अंदर, हर पॉइंट से जाएंगी अंदर, हर पॉइंट से, every single point से they will enter inside the thin spherical cell towards its center। तो एक बात बताओ, फिर से इसको कंटेन करने के लिए हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस बना लिया, लेकिन इस बार इस गॉसियन सरफेस की जो रेडियस r है वो अपने स्फीयर की रेडियस से कम है। दैट मीन्स कि जो गॉसियन सरफेस है वो अंदर कंटेन हो रही है। ओके, तो अब ये दो केस आपको बन गए। एक केस में जब गॉसियन सरफेस किसको कंटेन कर रही है, थिन स्फेरिकल सेल को, और दूसरा केस क्या है, जब गॉसियन सरफेस खुद कंटेन हो रही है स्फेरिकल सेल के अंदर। ओके, तो अब देखो हम लोग इसको थ्योरेटिकली जैसे लिखा जाता है उसको हम लोग वैसे कंटिन्यू करते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में भी हेल्प मिले। तो देखो, लेट देयर बी अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r। जो हमारी थिन स्फेरिकल शेल है उसकी रेडियस कैपिटल r है, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि ये कैपिटल r है। This spherical shell has a uniform charge density of sigma coulomb per meter square such that sigma is equal to q upon 4 pi r square। अभी हमने निकाला है कि ये 4 पाई स्क्वायर क्या है, ये एरिया है किसका, एरिया ऑफ थिन स्फेरिकल शेल। ये हमने अभी कैलकुलेट किया था। देखो अब यहाँ पे दे भी दिया, मैंने डिनोट कर दिया, वेयर क्यू इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द स्फेरिकल शेल एंड 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्फेरिकल शेल। तो अब सपोज वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, विच इज एट r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। जो O है, सेंटर हमने जो अज्यूम किया हुआ है, उससे ये r डिस्टेंस पे है। सिंस देयर आर इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस r मीटर फ्रॉम द सेंटर of the spherical cell, and therefore due to symmetry we consider a Gaussian surface in the form of a sphere having a radius r from the center of the given spherical shell। अब देखो ये चीज मैंने बताई है पर मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जैसे देख लो बेटा, अब ये अगर सरफेस है हमारी तो यहां भी निकलेगा, यहां भी निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, हर पॉइंट से निकलेगी ना। तो ये पॉइंट P जरूरी तो नहीं है ना O से। अब ये देखो स्फीयर है तो इससे r डिस्टेंस यहां भी हो सकती है, इससे r डिस्टेंस यहां भी हो सकती है, इससे r डिस्टेंस यहां भी हो सकती है। यानी कि अगर आप r डिस्टेंस के सारे पॉइंट्स को मिलाओगे तो क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा जो कि क्लोज्ड होगा, उसी को हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। यही बताया गया उसमें पूरा मोटा मोटा। ओके, अब यहाँ पे दो केसेस होंगे, when small r is greater than capital R, that is radius of Gaussian surface is greater than radius of thin spherical shell, that is Gaussian surface contains the spherical shell। मतलब Gaussian surface बड़ी है और उसके अंदर spherical shell है।
और दूसरे केस में क्या है कि जो स्फेरिकल शेल है उसकी रेडियस बड़ी है गॉसियन सरफेस से, क्योंकि हम इनसाइड वाला केस ले रहे हैं, तो वहां पे जो स्फेरिकल शेल होगी उसके अंदर गॉसियन सरफेस होगी। तो अब हमारे पास दोनों केस हैं, तो हम केस फर्स्ट को अज्यूम करके चलते हैं। ओके, अब एक बात बताओ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही थी हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही थी, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही थी, हर पॉइंट पे, यहां गई, यहां गई। तो बेटा हर पॉइंट पे जब आप एरिया वेक्टर निकालोगे तो उसका नॉर्मल किधर होगा, एन कैप, और ये इलेक्ट्रिक वेक्टर, यानी कि जो नॉर्मल वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है दोनों हमेशा पैरेलल रहेंगे। कहीं भी यहां आप काटोगे एरिया वेक्टर तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी वो सीधे जाएगी नॉर्मल वेक्टर, यहां पे काटोगे तो यहां से कोई लाइन जाएगी और नॉर्मल वेक्टर, यानी कि थीटा क्या होगा, 0 डिग्री, किसके बीच में, नॉर्मल वेक्टर पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये आपको समझ में आ गया। तो अब इसके लिए अगर हमें एक एलिमेंट्री एरिया हमने डीएस कैलकुलेट किया है अगर, या डीए कैलकुलेट किया है, जो भी आपको मन करे आप कर सकते हो, तो उसके लिए अगर हमें एलिमेंट्री एरिया का फ्लक्स निकालना हो तो क्या होगा, डी फाई, और डी फाई ई क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, यही तो होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, यही तो होता है ना फ्लक्स। अब एक बात बताओ, इसको हम अगर डॉट प्रोडक्ट है ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा, ई डी एस कॉस थीटा, वेक्टर हट गया क्योंकि अब तो डॉट प्रोडक्ट हो गया है, और कॉस थीटा की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ई डी एस, क्योंकि कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब एक बात बताओ, डी फाई ई क्या आ गया बेटा, ईडीएस आ गया। तो अगर हमें इस पूरे गॉसियन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे और इसको डिनोट करेंगे फाई ई से, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ दिस एलिमेंट्री सरफेस। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस। अब एक बात बताओ बेटा, ई तो बाहर आ जाएगा, ई से कोई मतलब नहीं है, और पूरी सरफेस क्या हो जाएगी, ये पूरी सरफेस, ये देख रहे हो, ये पूरी सरफेस, ये टोटल सरफेस एरिया कितना होगा बेटा, 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, स्मॉल आर, क्यों स्मॉल आर, क्योंकि इसकी रेडियस बेटा स्मॉल आर है, ये तो वेरिएबल है ना, इसीलिए हमने इसको ये कंसीडर किया हुआ है। तो फाई ई क्या आ गया, फाई ई आ गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया आपका इक्वेशन 1। ओके, एंड हम लोग को गॉस थ्योरम से क्या पता है, हमें गॉस थ्योरम से ये भी तो पता है ना कि फ्रॉम गॉस थ्योरम वी हैव phi e total flux passing through a closed Gaussian surface is always equal to q enclosed, that is total charge inside the Gaussian surface divided by epsilon naught। तो q enclosed यहाँ पे क्या है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, टोटल चार्ज inside the Gaussian surface, अब एक बात बताओ बेटा, ये टोटल चार्ज है, लेकिन टोटल चार्ज की वैल्यू हमें कहाँ पता है, हमें तो ये पता है कि ये होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, यानी कि हमें पता है पर यूनिट चार्ज कितना है, लेकिन हमको एक चीज पता है कि पर यूनिट एरिया चार्ज कितना है, और हमें टोटल एरिया पता है, तो ये पर यूनिट एरिया कितना चार्ज है इनटू टोटल एरिया, ये क्या बता देगा, टोटल चार्ज। और इसका एरिया है क्या, ये एरिया किसका है बेटा, थिन स्फेरिकल शेल का एरिया है, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि जितना चार्ज है वो थिन स्फेरिकल शेल पे है और उसकी रेडियस हमने कैपिटल आर ली हुई है, तो ये क्या वैल्यू आ गई, क्योंकि अब ये वैल्यू बेटा हम उठा के कहां पुट कर देंगे, क्यू इनक्लोज्ड की जगह, तो फाई ई क्या बन जाएगा बेटा, फाई ई बन जाएगा सिग्मा इंटू
4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लो इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have what we have sigma into 4 pi r square upon epsilon naught is equal to e into 4 pi small r square। 4 pi से 4 pi हो गया कैंसिल, हो गया सर? बिल्कुल हो गया। तो e की वैल्यू क्या आ गई सर? सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब एक बात बताओ, ये यहां तक पहले लिख लो क्योंकि नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं, ठीक है? इसको याद रखना, सिग्मा इज इक्वल टू आपका सॉरी ई इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, यहां से आपको क्या मिल गया है? ये मिल गया है। अब एक आप काम करो, ऊपर नीचे दोनों जगह 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया 4 पाई आर स्क्वायर। नीचे क्या बन गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और ये क्या है बेटा? ये फिर से क्या है? एरिया ऑफ थिन स्फेरिकल शेल, यही है ना? एरिया ऑफ थिन स्फेरिकल शेल अभी तो हमने निकाला था। तो एक बात बताओ, इसको हम क्यू लिख सकते हैं, टोटल चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्योंकि बेटा अभी आपने पढ़ा था क्यू बाई ए, सिग्मा इंटू ए इज इक्वल टू क्यू होता है ना बेटा। और ये ए ही तो है, ये ए ही तो है, एरिया ही तो है, तो सिग्मा इंटू ए को हम क्यू लिख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्यू लिख दिया। तो अब अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो ये क्या बन गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट लोकेटेड एट स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द थिन स्फेरिकल शेल। तो इस लॉ का एक और सिग्निफिकेंस क्या है? इस लॉ का एक और सिग्निफिकेंस ये है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है थिन स्फेरिकल शेल के कारण आउटसाइड किसी पॉइंट पे, वो इक्वल होगी अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना होके सारा चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट हो जाए। मतलब कि अभी तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था सरफेस पे, एरिया पे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो सेम होगी अगर ये सारा चार्ज सरफेस पे ना होके सिर्फ सेंटर पे होता एक पॉइंट पे, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आती। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है गॉस लॉ में प्रूफ करने को। अब चलिए हम लोग दूसरा केस देखते हैं जब चार्ज इनसाइड होगा। लेकिन देखो ये वैसे भी आप कर लेते हैं, अगर आप कूलम्स लॉ और गॉस लॉ का डेरिवेशन पढ़े होंगे पिछले वीडियोस में तो आपको पता होगा कि कूलम्स लॉ बोलता है कि कोई भी दो चार्जेस अगर हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और गॉस लॉ से आपको क्या पता है कि अगर गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज जो भी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं उसका मसला नहीं है, टोटल चार्ज कितना था? Q था, तो वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होना था। और फिर जब आप उसको E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर से करते तो वो बराबर होके वही आना था। ये कूलम्स लॉ का डेरिवेशन है, बट किसी और दिन जब लाइव क्लासेस चलेंगी, बच्चे हो जाएंगे, जब लाइव क्लासेस चलेंगी तो ये सब चीजें मैं आपको लाइव समझाऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा। कुछ चीजें बात के लिए भी रखते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक पे, जब अंदर हो। अब एक बात बताओ बेटा, इस पॉइंट पे देखो, ये पॉइंट है, ओके? इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर करेगी यहां से इंटर की इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन नॉर्मल वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा? ये हमेशा आउटवर्ड होता है, यानी कि ई, जो वेक्टर ई है और नॉर्मल वेक्टर के बीच में थीटा क्या आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है, पहली चीज।
और कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे बेटा इधर से अगर इंटर करेगी तो एग्जिट भी इधर से करेगी ना। तब अगर हम यहाँ पे डीएस बनाए, जैसे यहाँ पे हमने एक डीएस एलिमेंट्री सरफेस काटी है, ये ई है, ये इसका नॉर्मल वेक्टर एन कैप है, और इधर ये डीएस है, ये वेक्टर ई है, और इसका नॉर्मल वेक्टर सेम है। तो अगर आप देखोगे बेटा तो आपको ये मिलेगा कि ये सारा कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब जितना फ्लक्स यहाँ से इंटर कर रहा है उतना फ्लक्स यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो नेट फ्लक्स तो जीरो हो गया। और वैसे भी आपको एक सिंपल सी चीज मैं बता रहा हूँ, ये आपकी स्फीयर है, ये आपकी गॉसियन सरफेस है। गॉस लॉ क्या बोलता है? टोटल फ्लक्स passing through a Gaussian surface is equal to net charge enclosed inside the surface divided by epsilon naught। क्या इसको एक मिनट क्लियर कर दूं मैं, क्या इस गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर कोई चार्ज है? इसके अंदर कोई चार्ज है क्या? नहीं है ना। ये जितना भी चार्ज है इस पे है, इसकी सरफेस पे है, अंदर कोई चार्ज है क्या? नहीं है। तो यहां से फाई ई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनसाइड क्या है सर? जीरो है। फाई ई क्या हो गया? जीरो हो गया। और जब यही जीरो हो गया तो इसको हम किसके बराबर करने वाले थे? ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर के बराबर करते, जैसे पिछले केस में किए थे। यहाँ पे ये निकाल के हमने बराबर किया हुआ था ना, जब हमने पूरा निकाला था ये इंटू फोर पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे फ्लक्स था, अब यहाँ पे जीरो रहता तो इंटू फोर पाई आर स्क्वायर भी जीरो ही आता ना। तो सीधी बात है, वो तो जीरो हो गया। अब ये जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो ई की जीरो आ गई वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point lying inside the thin spherical shell will be zero। Why? Net flux passing through the surface will be zero। इसके दो तीन आप एक्सप्लेनेशन ले सकते हो। पहला तो कूलम्ब्स लॉ से, इससे हो गया, सॉरी गॉस लॉ से। दूसरा आप यही देख लो ना, इधर से जो फ्लक्स घुसा है तो उसके लिए नॉर्मल वेक्टर किधर होगा? उसके लिए नॉर्मल वेक्टर आउटवर्ड होगा। तो ये क्या बनेगा? ई डी एस, एलिमेंट्री सरफेस के लिए। तो ई डी एस कॉस 180, कॉस 180 बनेगा, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। तो ये क्या बनता? माइनस ई डी एस। और यहाँ पे जब ये निकलता बाहर, सॉरी यहाँ पे जब ये निकलता बाहर, तो यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर भी इसके फेवर में रहता। तब क्या होता? ई डी एस कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ से ई डी एस आता। तो जब आप सम करते तो ये जीरो हो जाता पेयर में। तो ये जितने भी पॉइंट होंगे इनसे अगर फ्लक्स इंटर करेगा तो बाहर भी निकलेगा। तो वही हाल है, कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट, तो वो जीरो हो जाता। मिलते हैं अगले लेक्चर में, कुछ डाइपोल के जो दो तीन आर्टिकल्स बचे हुए हैं उसको करेंगे, उसके बाद फिर ढेर सारी सवालें करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रहा है अगर तो लाइक शेयर करते रहो यार, सब्सक्राइब भी कराते रहो दोस्तों से। चैनल ग्रो करेगा तभी तो पढ़ाने में मजा आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो।